हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी सब चीज़ आपका ऑडिबल होगा। एक मोबाइल ले लेते हैं ताकि आपका कमेंट पढ़ सकें। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो आपका कल क्लास आपका छोड़े हुए थे, जहाँ से वहीं से आपका क्लास स्टार्ट होगा। और इस क्लास में हम लोग जो भी चीज़ पहले रिवीजन किए थे, जो पढ़े हुए थे, उसका फास्ट हम लोग रिवीजन कर लें और साउंड एक बार चेक कर लें कि सही से अगर साउंड आ रहा है तो हम लोग प्रॉपर क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर किन्हीं स्टूडेंट को जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम बता दें कि लॉरेंस कोहलबर्ग का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में सबसे पहले इससे एक वीडियो आ चुका है, उस वीडियो को पहले देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा, तब आप रिलेट कर पाइएगा एक दूसरे से, तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या बोलने वाला है। क्योंकि बेसिक चीज़ है। इससे पहले आपका 1 घंटे का वीडियो हो चुका था लॉरेंस कोहलबर्ग का, उसको देखिएगा तो आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो लॉरेंस कोहलबर्ग का अवस्था पढ़ने वाले हैं, स्टेज ऑफ चाहे एक तरह से क्या है नैतिक डेवलपमेंट, मतलब क्या है मोरल डेवलपमेंट का कितना स्टेज है, कितना लेवल में बांटा गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कल जो क्लास कर रहे थे उसका हम लोग फास्ट रिवीजन कर लें। तो रिवीजन में सबसे पहले क्या है, नैतिक विकास का सिद्धांत जो है लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था, जिसमें कि उन्होंने क्या है कि एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है और जो जीन पियाजे का शिष्य भी है। तो जीन पियाजे विकास का अवस्था बताता है, इसलिए लॉरेंस कोहलबर्ग भी जो मानता है वो विकास को अवस्था में बांटा हुआ है। तो यहाँ से इन्होंने क्या है कि अलग अलग चीज़ के बारे में बात बोला है कि एक बच्चे का जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उस तरह से क्या है बच्चे का समझदारी बढ़ता है और निर्णय लेने का क्षमता बदल जाता है। तो उम्र बढ़ने पे नैतिक विकास होता है, मतलब कि छोटे बच्चे जो होता है कम समझदार होते हैं, इसलिए उनका जो निर्णय होता है वो सही नहीं होता है, गलत होता है। लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं वो अधिक समझदार होते हैं, जिसके कारण उनके निर्णय को हम सही ठहराते हैं। तो इसीलिए बोला है नैतिकता क्या है, तो सही और गलत के बीच में फर्क कर पाना, सही को पहचानना, गलत क्या है उसको जानना, और उन दोनों के बीच में फर्क करके सही कामों को करना ही नैतिकता है। तो इन चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बालक का नैतिक विकास जो होता है किसके अनुसार, तो बालक का नैतिक विकास उम्र के अनुसार होता है। जैसे जैसे एक बच्चे उम्र बढ़ते हैं उस तरह से बालक का नैतिक विकास होता है। इसी बालक के नैतिक विकास को उम्र से बढ़ते हुए नैतिक विकास के लिए, इसके लिए क्या है लॉरेंस कोहलबर्ग ने सर्वे किया, एक तरह से अवलोकन किया। तो उसने क्या है कि अलग अलग लोगों से पूछा, वो एक कहानी बनाया, नैतिक कहानियाँ जिसको बोलते हैं, वो नैतिक कहानियाँ दुविधा वाला बनाया, मतलब कि ऐसा जिसमें कि बच्चा फंस जाए, उसको सही और गलत का अंदाजा ही न लगा पाए, उसको बोलते हैं नैतिक दुविधा। और यहाँ से फिर आता है क्या, नैतिक तर्कना। एक बच्चा क्या है ये वहाँ पे तर्क करना है, एक अपने दिमाग में इधर उधर चिंतन करता है, तब जाके एक निष्कर्ष पे पहुँचता है, जिसको बोलते हैं हम लोग नैतिक निर्णय। तो ये 4 अवस्था है, 4 स्टेज है कहानी का। और इसी स्टेज में जब कहानी सुनाता है तो लॉरेंस कोहलबर्ग बोलता है कि बच्चा जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो करता है वो बच्चा करता है नैतिक तर्कना। क्योंकि एक बच्चा डिसीजन तक पहुंचने के लिए कुछ तो कुछ उसके मन में चला होगा, जो चला होगा वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा में वो चला क्यों, आखिर में वो क्यों चला, क्या सोच रहा था, जो कि वही विचार उसके मन में चला। लेकिन बड़ा जब सोचा तो उसके मन में वो विचार नहीं चला। इसका मतलब है क्या कि कुछ तो कुछ बात है, जो कि बच्चे में विचार एक जैसा होता है और बड़ों में विचार एक जैसा होता है। उम्र के साथ विचार कैसे बदलते हैं इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि जैसे एक बच्चे का उम्र बढ़ता है उससे बच्चे का नैतिक तर्कना, मतलब तर्क करने की क्षमता का विकास होता है, जिसके लिए उन्होंने यहाँ पे बताया भी है। हिंज नामक जो है एक व्यक्ति पे उन्होंने कहानी को गढ़ा, और कहानी को इस तरह से जो कि आपको कल के वीडियो में सुनाए हुए थे। तो इसी में बताया कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको माना है, तो नैतिक तर्कना। और नैतिक तर्कना मतलब तर्क करने की क्षमता जो होती है आती है कैसे, उम्र के अनुसार। एक बच्चे का जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा उस तरह से क्या है नैतिक तर्क करने की क्षमता उसका बढ़ता है। इसलिए आधार पर नैतिक विकास को क्या है 3 स्तर में बांटा। कितना स्तर में, स्तर 3 मतलब लेवल 3 बांटा है, और हर एक लेवल में 2 अवस्था है, इसलिए टोटल क्या है अवस्था 6 है। जिसको हम यहाँ पे पढ़े हुए थे लॉरेंस कोहलबर्ग का, कि लॉरेंस कोहलबर्ग जो है नैतिक विकास का उन्होंने क्या है 3 स्तर बांटा, जिसका नाम दिया स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3। और इन तीनों स्तर को बांटने के लिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने आधार किसको बनाया, उम्र को बनाया। इसीलिए यहाँ पे रखा उम्र, स्तर 1 के लिए उम्र रखा वो आपका 4 से लेकर 10 साल। उसे स्तर 2 का जो उम्र रखा वो 10 से लेकर 13 वर्ष, और स्तर 3 का जो उम्र रखा वो 13 से लेकर 16 वर्ष। मतलब क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग का मानना है कि एक बच्चे का नैतिक विकास 16 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। मतलब क्या है, इसीलिए एक टीचर अगर 16 वर्ष की अवस्था तक बच्चे को ध्यान देंगे या नैतिक शिक्षा देंगे तो एक बच्चा बहुत ही बढ़िया आदमी बन के स्कूल से निकलेगा।
तो इसलिए क्या है, इन्होंने इसका नाम भी दिया है कि लेवल 1 का जो नाम होगा उसको बोलेंगे पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री कॉन्वेंशनल मोरल लेवल। उसी तरह दूसरा स्तर का नाम दिया जिसको बोलते हैं परंपरागत नैतिक स्तर, जिसको बोलते हैं कॉन्वेंशनल मोरल लेवल। और यहाँ है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, जिसका नाम है क्या, पोस्ट कॉन्वेंशनल मोरल लेवल। हिंदी में नाम आपका बदल सकता है, लेकिन इंग्लिश में जो लिखा हुआ है कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, यही आपका नाम लिख के आएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी थोड़ा अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि वहाँ सीटेट का जो क्वेश्चन आता है वो आपका ओरिजिनल तो इंग्लिश में आता है, उसके बाद उसका गूगल ट्रांसलेशन होता है जो कि हिंदी अनुवाद में आता है। तो कभी कभी इंग्लिश का ट्रांसलेशन जो गूगल होता है वो आपको अलग शब्दों में भी दे देता है, जो कि आप नहीं पकड़ पाते हैं। इसीलिए हम आपको बताएं कि जो कन्वेंशनल शब्द है, कहीं कहीं कन्वेंशनल का अर्थ जो है परंपरा दिखेगा, कहीं कहीं लौकिक दिखेगा, कहीं कहीं रूढ़िगत दिखेगा, और कहीं कहीं प्रथागत दिखेगा। ये सारा चीज़ एक ही है। इसी सारा चीज़ में आपका क्या है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसके लिए उन्होंने हम यहाँ पे बताए हुए थे कि आपका नैतिक विकास का टोटल जो है 6 अवस्था है और 3 स्तर है। स्तर कितना है, स्तर 3 है, और अवस्था कितना है, अवस्था 6 है। तो इसी के लिए हम आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन आपको दिए हुए थे कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने बालक के नैतिक विकास के लिए किसे महत्व दिया है। आपको 4 चीज़ दिया गया है। 4 चीज़ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो लॉरेंस कोहलबर्ग माना है वो आपको उम्र को माना है। और इसके आगे जब जाते हैं तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास में एक विशेष बल किस पे दिया, मतलब किस पे जो है खास तौर पर फोकस किया लॉरेंस कोहलबर्ग ने, तो हम बोलते हैं कि एक तरह से नैतिक कहानियाँ जब सुनाया तो उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो माना वो मोरल रीजनिंग को माना। और मोरल रीजनिंग कहने का मतलब कि एक बच्चा तर्क करने की जो क्षमता होती है उससे ज़्यादा क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग बोला कि जिसका तर्क करने की क्षमता ज़्यादा होगा उसमें नैतिक विकास जल्दी होगा। उसी तरह यहाँ पे बोला कि नैतिक विकास के लिए क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितना स्तर बताया है और कितना अवस्था बताया है। याद रखिएगा, अवस्था अलग है, स्तर अलग है। इसलिए यहाँ पे क्या है, टोटल आपका 3 स्तर बताया है, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, जिसको बोलते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और हर एक स्तर में 2 अवस्था बताया है, इसलिए टोटल मेरे पास अवस्था आया 6। अब उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, अवस्था कौन कौन है उसके बारे में। तो अभी जो मेरा हेडिंग लगेगा वो लगेगा नैतिक विकास की अवस्था। क्या लगेगा, नैतिक विकास की अवस्था। नैतिक विकास की अवस्था। नैतिक विकास के टोटल लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितना अवस्था दिया है, तो हम बोलेंगे 6 अवस्था। कितना अवस्था, 6 स्टेज दिया हुआ है। कितना स्टेज दिया हुआ है, 6 स्टेज, जिसको क्या है उम्र के अनुसार, अवस्था को तो नहीं लेकिन लेवल को उम्र के अनुसार क्या है लॉरेंस कोहलबर्ग ने बांटा है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या है स्टार्ट करते हैं स्तर 1। क्या करते हैं, स्तर 1 सबसे पहला स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलेंगे स्तर 1। स्तर 1, स्तर 1 का जो नाम है, स्तर 1 का जो नाम है, जिसको हम क्या है लेवल 1 के नाम से भी बोल सकते हैं। लेवल 1, स्तर 1 या लेवल 1, स्तर 1 या लेवल 1, स्तर 1 या लेवल 1, जिसका लॉरेंस कोहलबर्ग ने नाम दिया है। क्या नाम दिया है, जिसको बोलते हैं पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर। पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, इस स्तर का नाम दिया हुआ है जिसको बोलते हैं पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर। हम जानते हैं स्तर, और इस स्तर में 2 एक तरह से क्या है अवस्था देखने को मिलता है। एक अवस्था का नाम है जिसको हम बोलेंगे ऑप्शन, यहाँ पे ए रोमन अक्षर में लिखेंगे ए, जिसको हम बोलेंगे क्या, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। क्या बोलेंगे, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। आज्ञा पालन, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, ये आपको अवस्था 1 है। और इसी का अवस्था 2 जब लिखेंगे उसको हम बोलते हैं क्या, साधन सापेक्ष उन्मुखता। क्या है, साधन सापेक्ष उन्मुखता। सब का हम लोग चीज़ करते जाएंगे। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि स्तर 1 में 2 अवस्था बांटा गया है, और 2 अवस्था को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी मेरा जो फोकस रहेगा वो स्तर 1 के अवस्था को पढ़ने का होगा, और स्तर 1 में कौन सा अवस्था होगा उसी के बारे में अभी हम लोग क्या है पढ़ते हैं। 1 मिनट आपका थोड़ा म्यूट कर देते हैं, 1 मिनट। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चूँकि एप्लीकेशन में बहुत सारे कैंडिडेट जुड़े हुए हैं
तो उनका कोई डाउट ना हो जाए। हाँ, जिनको कोई भी एप्लीकेशन पे डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा, आपका कमेंट हम पढ़ पा रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, स्तर 1 का, जिसमें 2 अवस्था और इसी 2 अवस्था के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मेरा जो पढ़ना आज होगा वो क्या होगा आपका स्तर 1 में, वो क्या होगा आपका स्तर 1 में। तो स्तर 1 में हम लोग क्या है 2 अवस्था को पढ़ते हैं, और इसी 2 अवस्था को सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्तर 1 का क्या 2 अवस्था है। पहला है दंड एवं आज्ञा पालन और दूसरा है एक तो साधन सापेक्ष उन्मुक्ता। तो बताइए स्तर 1 हमको बोलता है कि जिस बच्चे का उम्र कहाँ से कहाँ तक 4 से लेके 10 वर्ष का है, जो बच्चा 4 से लेके 10 वर्ष का है वो बच्चा कहाँ पे होगा, वो बच्चा स्तर 1 में होगा। इसका मतलब कि उम्र से भी हमको पता चल जाएगा कि बच्चा कौन से स्तर में होगा। तो स्तर 1 का क्या खासियत है, तो हम बोलेंगे कि अगर कोई बच्चा स्तर 1 में होता है, अगर कोई बच्चा स्तर 1 में होता है तो उसमें कुछ विशेषता देखने को मिलता है। सबसे पहला विशेषता देखता है कि वो बच्चा नैतिकता के लिए दूसरे पे निर्भर होता है। मतलब कि दूसरा जो बोल दे वही उसको सही मान लेता है और दूसरा जो बोल दे वही उसको गलत मान लेता है। मतलब क्या है, नैतिकता के लिए दूसरे लोगों पर निर्भर होता है, दूसरे लोगों पर निर्भर रहता है। ऐसा काहे? क्योंकि यहाँ पे बच्चे का उतना दिमाग विकसित हुआ नहीं है, इसलिए दूसरा जो भी बोलता है उसी उसको सही मान लेता है। जैसे एग्जाम्पल हम देना चाहते हैं, कैसे? तो अगर हम बोलें कि इस समय बच्चा क्या होता है, जैसे उसके पापा ने उसको सिखाया कि चोरी करना पाप है। चोरी करना क्या है? पाप है। अगर यहाँ पे बच्चा किसी भी एक तो से सिचुएशन में रहेगा तो वो बच्चा क्या है, चोरी करना पाप ही होगा। चाहे मतलब बच्चे को कुछ भी एक तो से करना पड़े लेकिन चोरी नहीं कर सकता है। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि अगर कोई बच्चा भूख लग गया है और उसको कोई खाना नहीं दे रहा है, मतलब कि सबसे मांग रहा है, कोई खाना नहीं दे रहा है, तो एक बच्चा अपने भूख को मिटाने के लिए क्या करेगा, चोरी कर लेगा। जैसे छोटा छोटा बच्चा को हम देखते हैं चोरी कर लेता है, उसको कोई भी चीज़ अच्छा लगता है तो वो चोरी करके खाता है, क्योंकि जानता है कि मम्मी देख लेगी तो हमको देगी नहीं, इसे चोरी करके खाने लगता है। तो एक बच्चा चोरी करना पाप है, वो छुपा के चोरी क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर हम दिखा के चोरी करेंगे तो हमको इसके लिए मार पड़ेगा। तो एक बच्चा ये समझने लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो चोरी करना पाप है, ये किसने सिखाया? ये उसके पापा ने सिखाया। और ये सिखा हुआ चीज़ जब भी हम बोलेंगे कि बताओ एक लड़का चोरी किया है तो वो अच्छा काम किया है, गलत काम किया, तुरंत ये छोटा बच्चा बोल देगा कि वो गलत काम किया। क्यों? कि उसको सिखाया गया है दूसरे के द्वारा। तो उसी तरह यहाँ से क्या होता है, पहले अवस्था में एक बच्चे का नैतिकता जो होता है या बच्चे का जो निर्णय होता है वो किसी दूसरे के द्वारा बनाया गया होता है, या दूसरा आदमी उसको बताता है कि देखो ये सही है ये गलत है। मतलब बच्चा खुद से दिमाग नहीं लगा पाता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि लॉरेंस कोहल वर्ग का 3 स्तर है, एक स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3, तो इन तीनों स्तर में कौन सा स्तर ऐसा है जिसमें कि बच्चा का दिमाग नहीं चलता है? तो हम बोलेंगे बच्चा का दिमाग पहले स्तर में नहीं चलता है, क्योंकि पहले स्तर में अगर बच्चे का दिमाग चल रहा होता तो बच्चा जरूर अपने मन से निर्णय लेता कि हाँ ये सही है ये गलत है। लेकिन क्या अपने मन से निर्णय ले पा रहा है? नहीं। ये बच्चा क्या होता है, दूसरे पे आधारित है, दूसरा जो बोलेगा वही वो निर्णय मानेगा। तो हम बोल सकते हैं कि बच्चे का यहाँ नैतिकता 0 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चा जो है निर्णय खुद नहीं ले पाता है। तो हम बोलेंगे इस स्तर में बालक का नैतिकता 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। क्योंकि वह सही और गलत का निर्णय स्वयं नहीं कर पाता है, सही और गलत का निर्णय स्वयं नहीं कर पाता है। मतलब सही और गलत के निर्णय के लिए वो दूसरे पे आश्रित होता है। मतलब दूसरा जो उसको सिखाता है वही उसको सही मान लेता है। मतलब कि निर्णय के लिए
निर्णय के लिए निर्णय सही मतलब निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। निर्णय के लिए किस पर निर्भर रहता है? दूसरों पे। और जहां दूसरों पे निर्भर रहा इसका मतलब एक बच्चा कभी भी या व्यक्तिगत पुरस्कार उन्मुखता, चलिए वो बाद में बात करेंगे। तो यहाँ खाली हम पहला स्तर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन आता है लॉरेंस कोहलबर्ग का। देखिएगा वहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर जब बनाइएगा तो उसमें क्वेश्चन मिलेगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे इस स्तर में बच्चे का नैतिकता 0 के बराबर होता है, मतलब नैतिकता नहीं के बराबर होता है, मतलब नैतिकता ही खत्म होता है, मतलब नैतिकता अब्सेंट होता है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, जैसे हम बताते जाते हैं तुरंत आपको क्वेश्चन बताते हैं ताकि आप समझिए कि थ्योरी पे क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन सीटेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। लॉरेंस कोहलबर्ग के किस अवस्था में बालक का किस अवस्था में बालक का नैतिकता, बालक में किस अवस्था में बालक में नैतिकता का अभाव होता है, नैतिकता का अभाव मतलब क्या होता है? कमी। अभाव मतलब क्या होता है? कमी। अभाव होता है, नैतिकता का अभाव होता है। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप जाके देख भी सकते हैं। ऑप्शन ए है जिसमें बोलेगा स्तर 1, ऑप्शन बी है जिसमें बोलेगा स्तर 2, ऑप्शन सी है जिसमें बोलेगा स्तर 3 और ऑप्शन डी है जिसमें बोलेगा स्तर 4। बताइए कौन सा होगा? किस अवस्था में बालक का नैतिकता नहीं के बराबर होता है, नैतिकता अब्सेंट होता है, नैतिकता 0 होता है, इसको बताना है आपको। और यही क्वेश्चन आपका सीटेट में है, आप देखिएगा वहाँ से आराम से बना पाइएगा। अब पूछने का क्या मतलब है ये भी हमको बताते हैं। यहाँ बहुत सारा लड़का तो फंस गया होगा किस चीज़ में, ऐसा नहीं कि आंसर मारने में फंसेगा, नहीं, वो फंस गया होगा क्या कि आप तो सर अवस्था पूछे हैं और यहाँ जितना दिया है वो स्तर दिया है। आप सोचिए, यहाँ तो हम अवस्था पूछे हैं और यहाँ दिया हुआ है स्तर, तो सोचिए क्या होगा। यहाँ हम अवस्था पूछे हैं और यहाँ दिया हुआ है स्तर। हम जानते हैं कि इस तरह का जो भी काम करेगा वो कौन से अवस्था में बालक आएगा, तो हम जानते हैं कि स्तर 1 वाला जो अवस्था है उसी में ऐसा बालक आएगा। इसीलिए इनडायरेक्टली वो पूछना चाहा स्तर, तो स्तर हमको यहाँ जानना पड़ेगा। तो कौन सा स्तर में मारना पड़ेगा? सर स्तर 1 में। बहुत बढ़िया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्तर 1। तो जिनका भी यहाँ पे आंसर ए आया है उनका सही, मतलब आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ए फॉर एप्पल। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए फॉर एप्पल। देखिए सिंपल क्वेश्चन था, हमें मानते हैं ये क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं कि आखिर में नैतिकता का अभाव का मतलब क्या हुआ, क्योंकि एक बच्चा निर्णय खुद से नहीं ले पा रहा है। अगर जब हम खुद से निर्णय लेना शुरू करेंगे तब मेरे अंदर वो नैतिकता का विकास होगा। इसका मतलब एक बच्चा खुद से निर्णय कब ले पाएगा? जब उसका दिमाग चलना शुरू होगा। मतलब जैसे जैसे एक बच्चे का दिमाग चलना शुरू होगा इसका मतलब वो नैतिक निर्णय लेने लगा है। तो नैतिक निर्णय लेने का मतलब क्या है? कि समस्या का समाधान करना। मान ली कि तुम्हारे सामने एक समस्या आ गया, तुम शादी किया है, शादी करने के बाद एक साथ तुम्हारे बगल में तुम्हारी माँ है और एक साथ तुम्हारे बगल में तुम्हारी वाइफ है। अब सिचुएशन ऐसा आ गया है कि माँ बोल रही है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो वाइफ के साथ नहीं रहना पड़ेगा,
और वाइफ बोले कि अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो माँ को नहीं रहना होगा। अब सोचिए ये सिचुएशन में अगर आपको फैसला लेना होगा तब क्या लीजिएगा? आप कोई भी फैसला लीजिएगा गलत फैसला होगा, लेकिन आप क्या सोचिएगा कि हम एक ऐसा फैसला लें जिसमें गलतियां कम हो और कम गलती ही सही हो जाएगा। तो हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि दोनों को एक साथ रखें, लेकिन बोल रहा है कि एक मयान में बिल्कुल दो तलवार नहीं रहेगा, मतलब माँ और मतलब वाइफ दोनों साथ में नहीं रह सकती है। अब बताओ कुछ ऐसा तुम फैसला लोगे कि उस फैसला में किसी एक को तो तकलीफ आएगा, और जब तकलीफ आएगा तो वही बोलते हैं निर्णय, जो जितना सोचेगा उतना बढ़िया से वो फैसला ले पाएगा, जो कि एक छोटे बच्चे में देखने को नहीं मिलता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा बच्चा क्या है यहाँ पे सोचने लगेगा। ये है लॉरेंस कोहलवर का खासियत जो कि आपको देखने को मिल रहा है। इतना बढ़िया से उन्होंने क्या है बांटा है। तो अब यहाँ से हम पढ़ते हैं कि लॉरेंस कोहलवर जो नैतिक स्तर का जो पहला स्तर का बात बोला है, पहला स्तर में जिसको बोलते हैं पूर्व परंपरागत नैतिक स्तर, और इसमें दो चीज़ बांटा हुआ है जिसको बोलते हैं दंड एवं आज्ञा पालन, और दूसरा बोलते हैं साधन सापेक्ष उन्मुक्ता। अब यहाँ पे एक शब्द है जिसको बोलते हैं परंपरा, क्योंकि पूर्व परंपरा मतलब कि पहले अवस्था में बच्चा क्या है परंपरा के पहले होगा। परंपरा मतलब क्या होता है? परंपरा मतलब होता है जो रीति रिवाज मेरे गांव समाज में परंपरा चलते आ रहा है, मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी उसी को मानना। तो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा आ रहा है कि हम लोग के घर में जो शादी ब्याह होगा वो अरेंज मैरिज होगा। अगर इस परंपरा से कोई शादी नहीं करेगा तो इसका मतलब उसको गलत आदमी बोलेगा, पूरा समाज उसको गलत बोलेगा। तो इसे बोल रहा है कि परंपरा का मतलब होता है कि गांव में जो चल रहा है उसको मानना। और यहां बोल रहा है पूर्व परंपरा, इसका मतलब अभी बच्चा परंपरा को नहीं जानता है, परंपरा से पहले है। इसका मतलब एक बच्चा अभी समाज को नहीं जान रहा है। अब बच्चा समाज को जान ही नहीं रहा है, समाज के रूल को जान ही नहीं रहा है, समाज के संस्कृति या एक तरह से रूल रेगुलेशन कोई मान्यता को जान ही नहीं रहा है, तो कैसे उसके अनुसार काम करेगा? इसका मतलब क्या है? बच्चे के लिए समाज पूरा नया है, तो बच्चा जो भी काम करेगा वो समाज के अनुसार नहीं अपने अनुसार करेगा। मतलब बच्चा को जो अच्छा लगेगा वही, इसका मतलब कि जो अपने अनुसार काम करे वो स्वार्थी कहलाएगा। तो हम बोलेंगे कि पहले स्तर में जो बच्चा होता है वो स्वार्थी होता है। पहले स्तर में जो बच्चा होता है वो कैसा होता है? स्वार्थी होता है। तो यहां से एक पॉइंट निकल के आता है कि पहले स्तर का बच्चा जो होगा वो क्या होगा? स्वार्थी होगा। कैसा होगा? स्वार्थी होगा। स्वार्थी मतलब जो सिर्फ अपने लिए सोचे, स्वार्थी मतलब जो सिर्फ अपने लिए सोचे, बाकी बात दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं है। किसके लिए सोचे? अपने लिए, मतलब उसका खाली पेट भरना चाहिए, बाकी बात कौन खाया कौन पिया कहाँ से पैसा आया उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो हम बोल सकते हैं बच्चे जो यहाँ पे है, क्योंकि वो न समाज को जान रहा है, न घर परिवार को जान रहा है, न किसी और को जान रहा है, बस उसको खाली अपने से मतलब है, उसका पेट भरना चाहिए, उसको सही सही सामान मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है तो वो नैतिकता के कौन से स्तर में है? तो बोलेंगे नैतिकता के प्रथम स्तर में है। और प्रथम स्तर में अभी तुरंत तुम देखा कि नैतिकता का अभाव होता है, मतलब बच्चा सही और गलत के बीच में फर्क ही नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखने को मिला। तो अब यहाँ से पहला चीज हमको क्लियर हो गया कि बच्चा परंपरा के पहले वाली अवस्था में है। इसका मतलब अभी बच्चा परंपरा को नहीं जानता है। पूर्व परंपरा मतलब अभी बच्चा परंपरा को नहीं जानता है। अतः जब नहीं जानता है तब बच्चे को नैतिकता हमको सिखाना है। तो हमको दो तरीका से नैतिकता सिखाते हैं। एक होता है आपका दंड एवं आज्ञा पालन, और दूसरा होता है साधन सापेक्ष उन्मुक्ता। एक होता है दंड एवं आज्ञा पालन और दूसरा होता है साधन सापेक्ष उन्मुक्ता। क्लियर है? अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं दंड एवं आज्ञा पालन के मदद से बच्चे को नैतिकता का ज्ञान कैसे देंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। पहला में आते हैं जिसको बोलते हैं दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। दंड एवं आज्ञा पालन, आज्ञा पालन, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता। एक एक चीज को क्लियर करते जाएंगे तो लॉरेंस कोहलवर का बहुत बढ़िया से चीज है। उन्मुक्ता मतलब होता है, उन्मुक्ता मतलब होता है उस और, उस और, किस और? तो जिस और में नैतिकता सीख रहे हैं। तो एक बच्चा दंड से नैतिकता सीख रहा है, मतलब उसको जब हम मारते हैं तब वो सही काम करता है। इसका मतलब बच्चे का नैतिकता दंड की ओर है, आज्ञा पालन की ओर है। इसी को बोलते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंट ओरिएंटेशन। क्या बोलते हैं? पनिशमेंट एंड ओबीडियंट ओरिएंटेशन। दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता
पनिशमेंट एंड ओबीडियंट ओरिएंटेशन। यहां पे एक बच्चा नैतिकता का गुण कैसे सीख रहा है? दंड एवं आज्ञा पालन से। इस शब्द को समझिए, मतलब क्या है? बच्चा उन कामों को सही मानता है जिसके लिए एक बच्चे को दंड नहीं मिलता है। मतलब देखिए, वो सही और गलत का निर्णय किसके आधार पे ले रहा है? दंड के आधार पे। मतलब अगर कोई बच्चा काम किया और उसके लिए आप उसको मारे तो बच्चा ये समझ जाएगा कि हम जो काम किए वो गलत है। तो गलत और सही का निर्णय किसके लिए लिया? दंड के लिए। अगर कोई बच्चा गलत किया, आप नहीं मारे, तो समझ जाएगा अपने आप की गलत काम भी सही है, मतलब हम सही काम किए। तो एक बच्चा जो सही और गलत का निर्णय होता है वो किसके आधार पर लेता है? दंड के आधार पर लेता है। तो वही बोलेंगे, जब बालक सही और गलत का निर्णय दंड के आधार पर लेता है, दंड के आधार पर लेता है, तो वह बालक लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार प्रथम अवस्था में आता है। प्रथम अवस्था, ये अवस्था है और वो स्तर है। प्रथम अवस्था में आता है। तो अगर मेरा जो सही और गलत का निर्णय किसके आधार पे? दंड के आधार पे, मतलब दंड देना खत्म तो सही गलत भी खत्म। तो कोई काम, मतलब क्या है? अगर उसको दंड मिले तो समझ जाएगा वो काम गलत है। मतलब क्या है? जिन कामों के लिए बालक को दंड मिलता है, उस काम को वह गलत मानता है। कैसा? गलत मानता है। जिस काम के लिए उसको दंड मिलता है उस कामों को क्या मानता है? गलत मानता है। जैसे अभी तुरंत आपको बताएं कि एक बच्चा किसी को गाली दे रहा है और गाली देते समय आप बच्चा को कुछ मत बोलिए, देखिए वो बच्चा समझ जाएगा गाली देना सही है। और जैसे कोई बच्चा गाली देता है आप उसको एक थाप मारिए तो बच्चा समझ जाएगा गाली देना गलत बात है। इसका मतलब सही और गलत का निर्णय एक बच्चा किसके आधार पर कर रहा है? एक बच्चा लॉरेंस कोहल वर्ग के पहला अवस्था के अनुसार कर रहा है, जिसका नाम है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। जिसका नाम है दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। ई जो है ये स्टेज इतना बढ़िया है कि इसका क्वेश्चन आएगा तुरंत बन जाएगा। जैसे हम देखिए कम से कम 10 एग्जाम्पल आपको देते हैं। अब सुनिएगा, एक बच्चा होमवर्क पूरा करता है क्योंकि वो जानता है कि अगर होमवर्क पूरा नहीं करेंगे तो टीचर उसको मारेगा, मतलब दंडित करेगा। तो यह लॉरेंस कोहल वर्ग के कौन से अवस्था में है? इसका मतलब बच्चा पहला अवस्था में, क्योंकि जैसे टीचर मारना छोड़ दिया तो बच्चा होमवर्क करना भी छोड़ देगा। इसलिए छोटे छोटे बच्चे को टीचर डराता है कि देखो होमवर्क करके आएगा, जो नहीं करके आएगा उसको कल जो है यहाँ पे क्लास में इंटर नहीं करने देंगे। मतलब इंटर नहीं करना मतलब मारना ही नहीं होता है, कभी कभी पनिशमेंट देना भी होता है। इसलिए वहाँ पनिशमेंट लिखा हुआ है, मतलब कुछ दंड दे सकते हैं, उसको बाहर खड़ा कर सकते हैं, क्लास से बाहर रख सकते हैं, उसको क्लास में इंटर नहीं करा सकते हैं, तो बहुत सारा चीज़ हो सकता है दंड। तो यहाँ पे जितना भी होगा जिसमें कि दंड का नाम छिपा होगा उसको हम तुरंत बोल देंगे कि बच्चा यहाँ पे कहाँ आ गया? लॉरेंस कोहल वर्ग के पहला अवस्था में। बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? तो एक क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, इसके अनुसार एक क्वेश्चन को करते हैं, क्योंकि कोई भी थ्योरी को पढ़ेंगे तो उसके साथ एक क्वेश्चन होना चाहिए। एक क्वेश्चन होते रहता है तो इससे आपको सहूलियत मिलता है कि आप जो है किसी भी तरह के क्वेश्चन को आएगा तो वहाँ पे आराम से बना पाइएगा। क्लियर है? चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन बनाते हैं, क्लास टू का बालक स्कूल में
स्कूल में अपने दोस्त के बैग से कलम चुराते समय सोचता है कि अगर हमें कोई देखेगा तो टीचर मेरी पिटाई करेंगे। तो यह बालक कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में है। अब बताओ, यहां पे अगर ऑप्शन नहीं भी देगा तैयो हम सही कर देंगे। क्या है कि हमको पता है कि वो डर रहा है, चोरी करना गलत बात है। और गलत बात है उसको कब पता चला? उसको ये पता चला कि अगर हमको देख लेगा तो टीचर क्या करेगा, हमको पिटाई करेगा। मेरी क्या करेगा? पिटाई करेगा। आज से दंड नहीं मिलता है तो वो काम गलत मानता है। ठीक, वही बोले, वो काम सही मानता है। अगर दंड नहीं मिलेगा तो वो काम सही मानेगा, जब दंड मिलेगा तो वो उस काम को गलत मानेगा। उल्टा नहीं बोलिए। तो यहां से ऑप्शन आया, ऑप्शन ए, जिसको बोलते हैं दंड एवं आज्ञा पालन। ऑप्शन बी, साधन सापेक्ष। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत पुरस्कार। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। ये 4 ऑप्शन आपके पास है और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्लास 2 का एक बच्चा है और स्कूल में अपने दोस्त के बैग से वो कलम चुराना चाहता है और कलम चुराते समय वो सोचता है कि अगर हमको कोई देखेगा तो टीचर मेरी क्या करेगा? पिटाई करेगा। अगर ये बात बच्चे के दिमाग में आ गया तो बताइए, एक बच्चा नैतिक शिक्षा के या नैतिक विकास के किस अवस्था में होगा? और उस अवस्था का नाम दिया गया है, जल्दी बताइएगा। नैतिक विकास के किस अवस्था में होगा, उस अवस्था का नाम बताइए। चलिए जल्दी बताइए, नाम बताइए जल्दी। जल्दी बताइएगा नाम। हाँ, बहुत बढ़िया। 2 का क्वेश्चन 2 का ए होगा सर। हाँ, 2 नंबर क्वेश्चन मान सकते हैं इसको, 2 नंबर मानिए। क्वेश्चन 2 का ए होगा। क्यों? अभी तुरंत आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हैं, इसलिए गलती आप नहीं कीजिएगा। हम मान के इतना चलते हैं क्योंकि अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है। हम आपको बोलते हैं कि सिंपल तरीका से पढ़िए, क्योंकि मेरा इतना आपको गारंटी देते हैं कि जो मेरा ऑफलाइन बैच चलता है उसी तरह हम ऑनलाइन बैच में आपको पढ़ाते हैं, ताकि आप वहाँ रहते हुए भी आपके मन में कोई तरह का डाउट ना हो। इतना मान के चलिएगा। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि विद्यार्थी को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं पे कोर्स खरीद रहे हैं तो मेरा कोर्स जो है बहुत ज़्यादा ढंग का नहीं हो पाएगा। हम आपको कोर्स के रूप में बहुत ज़्यादा डेमो क्लास भी देते हैं, आपको यूट्यूब पे भी डालते हैं ताकि आप वहाँ से देख लीजिए, और जैसा आपका क्लास दे रहे हैं उसी का क्लास आपका एप्लीकेशन चैनल पे होगा। नो एडिटिंग, नो कटिंग, किसी तरह का नहीं है। जहाँ से जो होता है वहीं से उठा कर हम डालते हैं। अब देखिए, लाइव क्लास भी चल रहा है और रिकॉर्डेड क्लास भी चल रहा है। कभी आप देखे हैं कि क्लास में एडिटिंग होता है? नहीं होता है। जो भी क्लास होता है, जिस भी तरह से होता है, आपको क्या है, लाइव रखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, क्योंकि अभी तुरंत आप पढ़े हैं। क्योंकि एक बच्चा चुराते समय, चोरी करना पाप है, उसको कैसे पता चला? उसको गलत काम है
है। कैसे पता चला? जब उसको लगा कि टीचर हमका पिटाई करेगा, क्योंकि वो देखा है कि अगर एक लड़का और भी चोरी कर रहा था तो उसका भी टीचर पिटाई किया, अगर हम भी पकड़े जाएंगे तो हमको भी, इसका मतलब वो मान लेता है कि चोरी करना गलत बात है। तो ये गलत बात है, जैसे भी सीखा, मार से सीखा, डर से सीखा, लेकिन सीखा तो सही कि चोरी करना पाप है। ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि नैतिक विकास मतलब क्या होता है? अच्छाई का ज्ञान होना। सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपका कमेंट पढ़ रहे हैं। हाँ, पनिशमेंट एंड ओबीडियंट स्टेज, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, अनुभव भारती आपका कमेंट पढ़ रहे हैं, बताइए। सबका कमेंट पढ़ रहे हैं हम, जो जो आंसर दे रहे हैं आंसर हम सबका देख लेते हैं। अगर आंसर किसी का गलत होगा ना तो हम बोल देंगे कि आप फिर से देखिए, आंसर आपका गलत है। आपका अनुभव भारतीय आंसर सही था, इसलिए हम आपका क्या है कि आगे की ओर मूव कर गए। क्लियर? पनिशमेंट एंड ओबीडियंट ओरिएंटेशन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंट ओरिएंटेशन। चलिए, तो अब यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपका पहला अवस्था खत्म हो जाता है, जिसमें कि एक ही चीज़ है जिसको बोलते हैं दंड। अगर दंड तुमको मिलेगा तो उस काम को गलत मानेगा। और उसी तरह एक चीज़ है आज्ञाकारी। आज्ञाकारी मतलब कि जो कहना तुम मान लोगे, इसका मतलब तुम अच्छा कहलाओगे, कहना नहीं मानोगे तो गलत कहलाओगे। सिंपल बात समझो, इसी को बोलते हैं आज्ञाकारी। तो सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़े, हो गया। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं, जो कि लॉरेंस कोहलवर के पहला स्तर के अनुसार दो अवस्था आया था। एक अवस्था पढ़े थे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, और दूसरा अवस्था है जिसको बोलते हैं साधन सापेक्ष उन्मुक्ता। और दूसरा अवस्था ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका बहुत सारा नाम है और अलग अलग नामों से इसको जानते हैं। तो यहाँ पे दूसरा अवस्था हो गया लॉरेंस कोहलवर का, जिसका हम लोग बोलते हैं साधन सापेक्ष उन्मुक्ता। क्या होता है? साधन सापेक्ष, साधन सापेक्ष उन्मुक्ता, साधन सापेक्ष उन्मुक्ता, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसी का अलग अलग नाम बोलते हैं, इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इंग्लिश में नाम लिख के आएगा आपको, जिसको बोलते हैं क्या कि इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म, रिलेटिविज्म ओरिएंटेशन, रिलेटिविज्म ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म ओरिएंटेशन। इंग्लिश में यही नाम लिख के आएगा, हिंदी में नाम अलग हो सकता है, लेकिन इंग्लिश में आपका एक ही नाम आएगा जिसको बोलते हैं साधन सापेक्ष उन्मुक्ता या इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म ओरिएंटेशन। इसी का दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत पुरस्कार उन्मुक्ता। क्या है? व्यक्तिगत, व्यक्तिगत पुरस्कार उन्मुक्ता, व्यक्तिगत पुरस्कार, पुरस्कार उन्मुक्ता, पुरस्कार उन्मुक्ता, व्यक्तिगत पुरस्कार उन्मुक्ता, जिसको बोलते हैं पर्सनल रिवार्ड, पर्सनल रिवार्ड। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल, पुरस्कार मतलब रिवार्ड या अवार्ड। पुरस्कार मतलब क्या होता है? रिवार्ड, रिवार्ड या प्राइज भी बोल सकते हैं, प्राइज। ओरिएंटेशन, व्यक्तिगत पुरस्कार उन्मुक्ता, जिसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल रिवार्ड या अवार्ड ओरिएंटेशन। इसी का तीसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं क्या? जैसे को तैसा उन्मुक्ता, जैसे को तैसा उन्मुक्ता, जैसे को तैसा उन्मुक्ता, उन्मुक्ता, जैसे को तैसा उन्मुक्ता, जिसको बोलते हैं हम टिट फॉर टैट ओरिएंटेशन, टिट फॉर टैट। ये तो इतना ज़्यादा इस वर्ड से हम लोग क्या है कि परिचित हैं, टिट फॉर टैट ओरिएंटेशन। जैसे को तैसा मतलब जैसी करनी वैसी भरनी। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है ओरिएंटेशन कि जैसे ये तीन नाम है, ये तीनों नाम किसका है? तो दूसरा अवस्था का। जैसे अलग अलग नामों से पुकारता है तो कोई भी नाम दे देगा, आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले एक एक चीज को समझते हैं। साधन मतलब क्या होता है? साधन मतलब होता है कोई चीज जिसकी मदद से हम कोई काम कर पाए। जैसे आपको बोलेगा घर से लेके स्कूल तक जाना है तो वहाँ पे क्या बोलेंगे? ऑटो, गाड़ी, ये सब क्या है? मेरा एक साधन है। जैसे मेरा रोड है, एक साधन है जिस पे हम चल के जाते हैं। मतलब जो भी मेरे काम को आसान बना दे उसको हम क्या बोलेंगे? साधन। सापेक्ष मतलब होता है उसकी तुलना में, और उन्मुक्ता मतलब क्या है? उस और। जब एक बच्चा किसी वस्तु के तुलना में रहकर किसी काम को सही और गलत मानता है तो उसको हम बोलते हैं साधन सापेक्ष उन्मुक्ता। जैसे अगर हम आपको बोलें कि एक बच्चा को हम जैसे घर में गए और बच्चा बोलते हैं कि अच्छा एक गिलास पानी लाओ छोटू, तो बोलता है कि नहीं पानी नहीं लाएंगे, अगर आप हमको कुछ दीजिएगा तभी हम पानी लाएंगे। इसका मतलब एक बच्चा मानता है कि अगर हम आपके लिए काम कर रहे हैं तो मेरे लिए भी आप काम करोगे तभी जाके बराबर होगा।
इसका मतलब है क्या कि एक बच्चा टीट फॉर टैट मतलब क्या है, इनको मानता है साधन सापेक्ष उन्मुखता। हमें लगता है कि सबका क्लियर हो गया होगा कि साधन सापेक्ष उन्मुखता मतलब क्या है। क्लियर हुआ? तो चलिए यहां से समझ गया कि साधन क्या होता है, कोई वस्तु, और सापेक्ष मतलब तुलना, मतलब वस्तु की तुलना में अगर क्या है सही और गलत का निर्णय होने लगे उसको बोलेंगे साधन सापेक्ष उन्मुखता। क्लियर है? आगे हम लोग और क्लियर करेंगे। दूसरा बोलता है व्यक्तिगत पुरस्कार उन्मुखता। मतलब व्यक्तिगत मतलब आमतौर पे किसी आदमी को जब तुम पुरस्कार दे देते हो तो वो आदमी खुद समझ जाता है कि कुछ हम बढ़िया काम किए हैं, और जिसको तुम पुरस्कार नहीं देते हो वो अपने आप समझ जाता है कि हम कुछ खराब काम किए हैं, इसलिए हमको पुरस्कार नहीं मिला। तो एक आदमी सही और गलत का निर्णय वहां पे पहला अवस्था में अभी देख रहे थे दंड के अनुसार करता है, मतलब मार पड़ता है, लेकिन यहाँ पे दंड नहीं, वस्तु के आधार पे करता है। इसका मतलब कि अगर उस वस्तु को पुरस्कार दे दिए, उस लड़के को कोई वस्तु दे दिए, तो लड़का समझ जाता है कि कोई ना कोई हम अच्छा काम किए जिसके लिए हमको पुरस्कार मिला। इसका मतलब पुरस्कार वह वजह है, पुरस्कार वह तरीका है जिससे एक बच्चा क्या करता है, निर्णय करता है। तो यहां से हमको दो चीज समझ में आया, यहां से हमको दो चीज समझ में आया। अभी तक जो दो लाइन हम पढ़े उस दो लाइन से हमको इतना समझ में आया है, दो लाइन से हमको इतना समझ में आया है कि साधन मतलब जो होता है, उस साधन मतलब होता है वस्तु। साधन मतलब क्या होता है, वस्तु। साधन मतलब क्या होता है, वस्तु या मटेरियल, कोई भी मटेरियल। साधन मतलब क्या होता है, वस्तु या कोई भी मटेरियल। मटेरियल चाहे मटेरियल कुछ भी हो सकता है, वस्तु या मटेरियल, मतलब कि वस्तु के आधार पर अगर किसी बच्चे को नैतिक निर्णय करने लगे, मतलब वो वस्तु मिला तो आप अच्छा आदमी हैं, वस्तु नहीं दे पाए तो आप खराब आदमी हैं। उसी तरह व्यक्तिगत पुरस्कार मतलब कि पुरस्कार, पुरस्कार इसका मतलब क्या है, पुरस्कार के आधार पर। पुरस्कार भी मतलब क्या है, कोई वस्तु। पुरस्कार भी एक तरह का वस्तु ही है। अरे मान ले कि आपको हम टॉफ़ी दे दें, आपको हम एक तरह से क्या खिलौना दे दें, आपको हम साइकिल दे दें, मोटरसाइकिल दे दें, ये तो पुरस्कार हुआ। पुरस्कार भी तो एक वस्तु ही हुआ ना वो, इसका मतलब वस्तु। और जैसे को तैसा, इसका मतलब तुम अगर मेरे साथ जैसा व्यवहार करोगे वैसा व्यवहार हम भी तुम्हारे साथ करेंगे तो सही कहलाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं एक बच्चा, देखिए ऐसा करता है और मानता भी है। जैसे मान ले छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा को देखते हैं कभी कभी वो पापा के गोदी में आ जाता है, और पापा की गोदी में आते के साथ पापा क्या करते हैं, उसको एक थप्पड़ मारते हैं। बच्चा को क्या कर रहे हैं, एक थप्पड़ मार रहे हैं। तो बच्चा सोचता है कि बड़ा आदमी हमको थप्पड़ मारा, वो सही है। अगर सही है तो हम भी बड़ा आदमी को अगर उलट के थप्पड़ मारेंगे तो गलत कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि अगर बड़ा आदमी बच्चे को थप्पड़ मारा तो बच्चे भी बड़ा आदमी को थप्पड़ मार के सही काम करता है। क्यों? वो मानता है कि अगर बड़ा आदमी कोई काम कर रहा है तो वो अगर सही है तो उसी काम को अगर कोई बच्चा करेगा तो गलत कैसे हो सकता है। इसका मतलब कि जैसे को तैसे उन्मुखता ये होता है। तो यहाँ से हमको लगता है तीनों वर्ड को आप समझ गए। अब तीनों वर्ड का निचोड़ क्या है उसको हम पढ़ते हैं। तो बोलता है कि इस अवस्था में एक बच्चा नैतिक निर्णय किसके आधार पर लेता है, तो वस्तु के आधार पर लेता है। किसके आधार पे? वस्तु। और वस्तु का इस मेरे अंदर जरूर इच्छा या जिज्ञासा होता है, उस जिज्ञासा के अनुसार हम बता पाते हैं, अपने इच्छाओं की पूर्ति के आधार पर बता पड़ता है कि कोई आदमी सही है कि गलत है। तो हम बोल सकते हैं इस अवस्था में, इस अवस्था में बालक अपने इच्छा या आवश्यकता के आधार पर नैतिक निर्णय लेता है या नैतिक निर्णय करता है। नैतिक निर्णय करता है मतलब इस समय बच्चा किसके आधार पे, उसका जो बच्चे का इच्छा क्या है और बच्चे का आवश्यकता क्या है। अगर बच्चे के आवश्यकता को आप पूरा कर दिए, इसका मतलब कि आप बच्चे के लिए सही आदमी हैं। बच्चे की आवश्यकता को आप पूरा कर दिए तो बच्चे के लिए आप सही आदमी हैं। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि वो सिर्फ अपने आवश्यकता या वस्तु के अनुसार ही सही और गलत का निर्णय करता है। मतलब क्या है, एक बच्चा सही और गलत का निर्णय किसके आधार पर करता है, तो वस्तु के आधार पर करता है। हम बोलेंगे इस समय बालक सही और गलत का निर्णय, सही गलत का निर्णय वस्तु के आधार पर करता है।
वस्तु के आधार पर करता है। तो हमको लगता है कि ये लाइन आपको अभी थोड़ा कुछ अजूबा लग रहा होगा, अब लेकिन अभी तो एग्जाम्पल देते हैं, आपके अजूबा को शांत कर देते हैं, आपके मन में जो जिज्ञासा है। किसके आधार पे कर रहा है? तो वस्तु के आधार पे। हम बोल ही दिए किसके आधार पे कर रहा है? वस्तु के आधार पे। जैसे मान लीजिए एक बच्चा का इच्छा है कि हम बिस्किट खाएं। एक बच्चा का इच्छा क्या है? बिस्किट खाएं। उसको हम रसगुल्ला ला के देंगे, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो इच्छा है कि हम बिस्किट खाएं। तो अगर हम बिस्किट ला के देंगे तो हम उसके लिए अच्छा आदमी कहलाए, अगर हम रसगुल्ला ला के देंगे उसके लिए हम खराब आदमी कहलाए। हो सकता है कि ये एग्जाम्पल आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। एक बच्चे को चॉकलेट के लिए पैसा चाहिए और आप उसको चाहिए 1 रुपया का सिक्का, क्योंकि बच्चा 1 रुपया का सिक्का को पहचानता है। तो 1 रुपया का सिक्का दीजिएगा तो आप उसके लिए अच्छा आदमी है, लेकिन 1 रुपया के जगह पे आप 100 रुपया का नोट दे दीजिएगा तो बच्चा नहीं लेगा। क्यों? जानता है कि हमको नोट से चॉकलेट नहीं मिलेगा, क्योंकि नोट को पहचानता ही नहीं है। उसके लिए आवश्यकता है 1 रुपया का सिक्का, 1 रुपया दीजिए। इसलिए तो बहुत सारा बच्चा को देखते होंगे छोटा छोटा में, वो क्या है कि अगर 10 रुपये का नोट दीजिएगा तो नहीं लेगा, लेकिन 1 रुपया का सिक्का दीजिएगा तो ले लेगा। क्यों? उसका आवश्यकता 1 रुपया का सिक्का है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि वस्तु के आधार पर अगर सही और गलत का निर्णय करता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि एक तो से साधन सापेक्ष उन्मुखता, या व्यक्तिगत पुरस्कार उन्मुखता, या जैसे को तैसा उन्मुखता। क्लियर है? ये दोनों तो समझ में आया, नो डाउट, ये दोनों हमको समझ में आ गया। लेकिन जैसे को तैसे वाला समझ में, अभी हम आपको बताए थे थप्पड़ वाला बात। तो थप्पड़ वाला बात से हमको ये समझ में आता है कि अगर एक बच्चा कोई काम करना चाहता है तो सामने वाले को भी देखता है, सामने वाला जैसा काम कर रहा है उसके यहाँ पे क्या करता है, वो अनुकलन करके, मतलब उसको देख के अपने अनुसार वो ढालना चाहता है, मतलब जैसे को तैसा वाला अनुमान अथी नैतिकता होगा। तो बताओ, अगर कोई बच्चा एक घर में है तो पापा जिस तरह का नैतिक व्यवहार कर रहा है बच्चा भी उसी तरह का नैतिक व्यवहार करेगा। इसलिए देखते होंगे पापा जब घर जाते हैं, घर जाने के बाद वो क्या है कि खाना खाते हैं तो बच्चा भी बैठ के खाना खाएगा, देखेगा। अगर पापा जी एक तरह से टीवी देखते हैं तो बच्चा भी बैठ के टीवी देखेगा। मतलब क्या है, बच्चा जो होता है बड़ों का नकल करता है, जैसे को तैसा वाला, मतलब जैसा आप कीजिएगा वैसा हम करेंगे, जैसा आप कीजिएगा वैसा हम करेंगे, उसी को नैतिकता मानता है, क्योंकि अपने दिमाग में वो बना चुका है। क्योंकि दोनों जो अवस्था पढ़ रहे हैं ये दोनों अवस्था है क्या, स्तर 1 का, और स्तर 1 में बच्चे का निर्णय किस पे आधारित होता है, बड़ों पे। इसलिए एक बच्चा बड़ों को ही सही मान लिया, बड़ा जो भी करेगा हम वही काम करेंगे। तो बड़ा अगर गाली दे रहा है तो बच्चा भी गाली देना सीख जाएगा। क्यों? वो जानता है कि अगर बड़ा काम कर रहा है तो गलत कभी नहीं कर सकता है, जो भी काम करेगा सही करेगा। अगर वो गाली दे रहा है तो हमको भी गाली देना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ से ये पता चला कि एक बच्चा जैसे को तैसा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, इससे क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि मेन तो मेरा क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर हम बन जाए तो इसका मतलब सब डाउट मेरा क्लियर हो जाएगा। सिंपल बात समझते हैं। तो यहाँ से अब क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 सीटेट का है। तो बोल रहा है कोहल वर्ग के अनुसार, कोहल वर्ग के अनुसार राम श्याम के बैग से कलम चुराता है, तो श्याम राम के बैग से कॉपी चुरा लेता है, और वह मानता है, और श्याम तो श्याम के बैग से, एक मिनट, कोहल वर्ग के अनुसार राम श्याम के बैग से कलम चुरा लेता है, तो श्याम राम के बैग से कॉपी चुरा लेता है।
और श्याम यह मानता है कि हमने सही काम किया है, सही काम किया है। तो श्याम का नैतिकता कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में है? किस अवस्था में है? श्याम का नैतिकता कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में है? ऑप्शन ए दंड एवं आज्ञा पालन, दंड एवं आज्ञा पालन। ऑप्शन बी व्यक्तिगत पुरस्कार, व्यक्तिगत पुरस्कार। ऑप्शन सी अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि कोहल वर्ग का जितना भी क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन आपको कहानी के माध्यम से दिया रहेगा, कहानी रहेगा उसमें, और उस कहानी के निचोड़ को समझना पड़ेगा और उसके अनुसार बताना होगा कि बच्चे जो ऐसा काम किया है वो कोहल वर्ग के नैतिक एक तरह से विकास के अनुसार कौन से अवस्था में रहकर वैसा काम को बच्चा सोच सकता है या कर सकता है। वही आपको यहाँ दिया गया कि कोहल वर्ग के अनुसार कोई जैसे राम है उस श्याम के बैग से क्या है कलम चुरा लिया, कलम उसको अच्छा लगा होगा, चुरा लिया है। और ये एक सीटेड का क्वेश्चन है, ये मेरा नहीं है। कलम चुरा लिया तो श्याम भी क्या करता है कि समय देखते हुए, समय देखता है कि अकेला है, कोई नहीं है, तो वो भी क्या करता है कि राम के बैग से कॉपी को चुरा लिया, मतलब बदले में क्या कर रहे हैं, कॉपी को चुरा लिया। तो अब बता रहा है कि यहाँ पे कि जो श्याम का ऐसा सोच है वो सोच लॉरेंस कोहल वर्ग के कौन से अवस्था से प्रभावित है, या लॉरेंस कोहल वर्ग के कौन से अवस्था में उसकी सोच जो है आती है। क्वेश्चन 3 का बी होगा सर। चलिए 3 क्वेश्चन, इसका मतलब 3 नंबर ये क्वेश्चन है, 3 का बी होगा सर। बहुत बढ़िया। जिनका भी बी आ रहा है आंसर उनका सही है, जिनका भी बी आ रहा है आंसर उनका सही है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी फॉर बिहार। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी फॉर बिहार। बताइए कोई क्वेश्चन डाउट है आपको, कोई किसी तरह का क्वेश्चन है? आपको बोलते हैं ना कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप बहुत बढ़िया तरीका से लॉरेंस कोहल वर्ग के चीज़ों को बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। याद रखिएगा तो हम लोग क्या है कि यहाँ से आज चूँकि बेसिक था तो बेसिक कम से कम आपको करना जरूरी था। बेसिक यह है लॉरेंस कोहल वर्ग का, यही है आपका। इसी दोनों अवस्था में कम से कम ये जो सेकंड अवस्था है इससे आपको क्वेश्चन इतना घुमा घुमा के देगा कि आप क्वेश्चन जो है ना पहले समझिएगा और एक बार क्वेश्चन को पढ़ के समझ लीजिएगा। बहुत बढ़िया। 4 का जो बी है राइट है, राइट है, बिल्कुल राइट है। जो अभी क्वेश्चन चल रहा है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी है। तो यहाँ से ये समझ में आता है कि कोहल वर्ग के अनुसार क्या क्या चीज़ है। तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे कोहल वर्ग का आपका तीसरा अवस्था, चौथा अवस्था, पांचवा अवस्था, छठा अवस्था, ये चारों अवस्था हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे जो कि और भी बेटर होने वाला है। बहुत बढ़िया, सबका आ चुका है आंसर, बहुत बढ़िया सबका। तो यहाँ से आपका क्या है, थोड़ा सा मोटिवेट आप रहिए कि कोहल वर्ग का बना के जल्दी हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। उसके बाद जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहल वर्ग का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन करेंगे। क्लियर है? तो इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा और बहुत बढ़िया तरीका से पढ़िएगा, सारा क्वेश्चन का डिस्कशन देखिएगा, कहीं आपको कुछ गलत नहीं लगेगा और आपको लगेगा कि सारा का सारा क्वेश्चन आसान है, क्योंकि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है सारा एक साथ हम लोग करेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेजर पोर्शन जो होता है सीडीपी में वो होता है जीन पियाजे, वाइगोस्की और कोहल वर्ग, और इसी तीनों को हम लोग क्या है बढ़िया तरीका से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपका सेशन यहीं से समाप्त हो जाता है। अगला जो है मैथ का क्लास अभी आपका कुछ ही समय में आपका चालू होगा, मैथ का क्लास। तब तक जो है आप कंटिन्यू रहिएगा। थैंक यू।